हम्म, चलो। हेलो हेलो हेलो। चलो आ जाइए। चलो आ जाओ। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग। आ जाओ, गुड आफ्टरनून। चलो शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। कौन सा देख रहे थे? चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे थे, जो कौन से चीज के बारे में बात करता है? प्लानिंग से रिलेटेड। आप लोगों के साथ वॉल्यूम कम है क्या? नहीं, चलो आओ। मैं अगर बात करूं तो किसके बारे में बात करता है? बोलो। ऑडिट प्लानिंग से रिगार्डिंग ये चर्चा करता है। ऑडिट प्लानिंग के अंदर क्या चीजें देखना है? सर हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार की चीजें हमको देखना होता है। सबसे पहला क्या बनाना? ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाना, और दूसरा ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप करना। ये सारे चीजों के रिगार्डिंग हमको यहाँ पे बातचीत करना है। सबसे पहला बताइए कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इसके ऊपर आ रहा है? ऐसे नंबर 300, 200 हो चुका है और ये उसके बाद 300 आया। ठीक है, ये बात करता है कि ऑडिटर को क्या करना होगा? प्लान करना होगा ऑडिट, ताकि वो कौन से मैनर में कंप्लीट कर सके? इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट कर सके। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग देखे थे। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर क्या क्या था? इंपॉर्टेंट एरियाज को अपने को यहाँ पे देख चेक करने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट एरियाज को देखा तो पोटेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं क्या? हाँ, पोटेंशियल प्रॉब्लम भी। और तीसरा क्या बोला? ये आपको क्या करवाता है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट करवाता है। फिर अपन ने क्या देखा था सर? ये असिस्ट करता है कौन से चीज के रिगार्डिंग? कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस से रिलेटेड, डायरेक्शन एंड सुपरविजन देना। और उसके बाद क्या बोला? ओवरऑल क्या बोला? क्या बोलिए ना, कोऑर्डिनेशन करवाना सारे लोगों के बीच में। वो याद आ रहा है अपने? ऐसा वो दो देखे थे, एक 3 पॉइंट से आते, 3 पॉइंट से आते। फिर उसके बाद बताइए नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। मुझे बताइए प्लानिंग कैसा होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है या डिस्क्रीट प्रोसेस होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है प्लानिंग। ऐसा आप प्लानिंग कब से चालू होती है? जब से प्रीवियस ईयर का ऑडिट कंप्लीट हुआ है से लेके करंट ईयर के ऑडिट कंप्लीट होने तक प्लानिंग चलती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलती है। फिर अपन लोगों ने क्या देखा था? मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पे क्या की मैनेजमेंट टीम मेंबर्स को क्या इंक्लूड करते हो क्या ऑडिट को प्लान बनाते वक्त? हाँ, यहाँ पे आपको एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को इंक्लूड करना होगा, ताकि ये क्या बढ़ा पाए? ताकि ये इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, बोलो क्या बढ़ा पाए? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ा पाए प्लानिंग प्रोसेस की, ऐसा इनका कहना है। फिर अपन ने और क्या क्या देखा देखेंगे। और फिर हम लोगों ने देखा, मुझे एक बात बताइए यहाँ पे डिस्कशन क्या, देखो ये तो अपन ने फर्म के विद इन लोगों के साथ चर्चा किया। क्या अपन लोगों ने मैनेजमेंट से भी बातचीत करना चाहिए क्या? हाँ, मैनेजमेंट से भी हम लोग बातचीत करेंगे, ताकि प्लान क्या बने? प्लान और बेहतरीन बन सके। फिर उसके बाद और क्या देखा? फिर अपन ने चालू किए प्लानिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग। दो प्रकार की चीजें इसके अंदर प्लानिंग प्रोसेस में। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, और दूसरा कौन सा है? सभी लोग बोलो, प्लानिंग एक्टिविटीज। दूसरा कौन सा है? प्लानिंग एक्टिविटीज। आप देख पा रहे होंगे ये है दूसरा प्लानिंग एक्टिविटीज, और सबसे पहला आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहला है आपको प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। दो प्रकार की चीजें पढ़ना है। अगर आपको पूरा प्लानिंग प्रोसेस जानना है तो दो चीजों को समझना होगा। सबसे पहला अपन ने उस दिन जो देखा वो क्या था? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्या देखा? बोलो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। मतलब ऑडिट, सुनिए ना बात को, ऑडिट में एंगेज होने से पहले, क्या बोला मैंने? ऑडिट में एंगेज होने से पहले जो प्लानिंग एक्टिविटीज चल रही है उसे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहला क्या कहा गया इसके अंदर? परफॉर्मिंग द प्रोसीजर
procedures regarding continuance of client relationship and audit engagement. Acceptance and continuance of client relationship and audit engagement, मतलब ये दो प्रकार के बारे में बात किया, एक तो कंटिन्यूअंस के बारे में और दूसरा एक्सेप्टेंस के बारे में. किसके बारे में बोलो? कंटिन्यूअस और एक्सेप्टेंस. कंटिन्यू कब होगा? जब पहले भी हम ही ऑडिट थे और इस बार भी अपन ही ऑडिटर बन रहे. और दूसरा एक्सेप्टेंस कब होगा? जब नया नवेला, मतलब समझिए आप बात को, नया ऑडिट अपने को मिल रहा है, फर्स्ट टाइम उस कंपनी के अंदर ऑडिट हम लोग करने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे ये क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट. क्या होता है बोलो? एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट. ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या बोला गया, सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स आपने कैरी आउट किया है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस. इसके लिए आपको ऑब्टेन करना होगा इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे? इंटीग्रिटी आपको जानना होगा प्रिंसिपल, ओनर और की मैनेजमेंट की. दूसरा, क्या हमारी एंगेजमेंट टीम यहां पे क्या है बेटा, कंपिटेंट है क्या? और तीसरा, अगर कोई भी इंप्लीकेशन, ऐसे मैटर जो प्रीवियस या करंट ईयर का ऑडिट करते वक्त कोई ऐसे मैटर्स अगर आपके अराइज हुए जिसका इंप्लीकेशन आपको देखना है, जिसका इंपैक्ट आपको देखना है ऑडिट के ऊपर, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा. दूसरा, आपको यहां पे कंप्लाई करना होता है एथिकल रिक्वायरमेंट से. जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स होता है, मैंने कहा था इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, याद आ रहा है आपको? ऐसा लिखवाया था मैंने आपको. तो ये आप लोग पढ़ेंगे ऑडिट एंड एथिक्स के चैप्टर में. ठीक है, पहले ये चैप्टर 1 का पार्ट होता था, बट अब इन्होंने लास्ट चैप्टर में डाल दिया है. तो वहां पे अपने को चेक करना होता है कि क्या अपने जो मेंबर्स है एंगेजमेंट टीम के, देखो ये जो बातें थी, ये बातें किसके लिए बोली गई थी? ओनर्स के लिए, सामने वाले कंपनी के लिए. सेकेंड लाइन कहता है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस अपन किसका चेक करेंगे? अपने यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन लोगों का. अगर मुझे एक बात बताइए, अगर अपने यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, तो क्या हम लोग फेयर रिपोर्टिंग कर पाएंगे? क्या नहीं. मैंने आपको बताया था हमें ओपिनियन कैसा देना होता है? ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना होता है इंडिपेंडेंट होके. लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं, तो क्या मेरा ओपिनियन मायने रखने वाला है क्या इंटेंडेड यूजर्स के लिए? नहीं मायने रखेगा. तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस सबसे पहले खुद के फर्म का भी यहाँ पे अपने को चेक करना होगा. क्या? बिल्कुल चेक करना होगा. और तीसरा, हम लोग क्या करेंगे? एस्टैब्लिश करेंगे अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. मतलब क्लाइंट के बीच में और ऑडिटर के बीच में जो भी एंगेजमेंट टर्म्स होंगे, जो भी एग्रीमेंट बनेगा, उसे हम लोग लिख लेंगे. और कौन एंगेजमेंट लेटर भेजता है? कौन भेजता है बोलो? ऑडिटर के चार्टर, मतलब वही चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजता है. किसको? क्लाइंट को भेजता है एंगेजमेंट लेटर, जिसके अंदर टर्म्स लिखे होते हैं कि कौन से काम के लिए उसको बुलाया जा रहा है. ठीक है, ये बताइए ये क्यों किया जाता है? ताकि कल चल के क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो. बोलो क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो. अब आ जाएंगे, अब हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे कौन सा? प्लानिंग एक्टिविटीज को अब हम लोग यहाँ पे देखना चालू करेंगे कि प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है. देखो, प्लानिंग एक्टिविटीज में दो चीजों को अपने को देखना है. कितने चीजों को देखना है बोलो? दो चीजें. कौन सी? सबसे पहले स्ट्रैटेजी को बनाना और दूसरा कौन सा? प्लान को बनाना. देखिए सबसे पहले क्या बोला गया? एस्टैब्लिश करो. क्या करो बोलो? एस्टैब्लिश करो. किसे? स्ट्रैटेजी को. पहला पॉइंट बोलो, सबसे पहले एस्टैब्लिश करो स्ट्रैटेजी को, और दूसरा करो डेवलप करो प्लान को. मैं अगर बात करूं आपके साथ तो सुनना, बात को ध्यान दीजिएगा. देखो मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है आपके साथ प्लानिंग क्या कह रहा है? प्लानिंग ये कह रहा है आपके साथ कि पहले आपने स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए. एक बार आपने स्ट्रैटेजी को बना लिया तो इस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए क्या हम लोग बाद में प्लान बनाएंगे या पहले प्लान बना ले बाद में फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे? बोलिए जल्दी से. मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोच के देखो. आप पहले सोचते हो घर बनाने का और उसके बाद आप आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके ड्राइंग्स बनाते कि पहले ड्राइंग्स बना लेते, चलो अब ड्राइंग बन गई तो घर बना लेते हैं करके? ऐसा होता है क्या? नहीं. तो पहले आपकी, अरे बोलो ना, पहले क्या होती है? पहले स्ट्रैटेजी बनती है. हमेशा पहले स्ट्रैटेजी बनेंगी आप लोगों की कि हाँ मुझे ये चीज को अचीव करना है, मुझे सीए इंटर के बोथ ग्रुप पास करना है. जैसे देखो फाउंडेशन जब आप क्लियर हुए थे तो याद करो घर में ऐसा माहौल था जैसे अपन सीए बन गए हो करके. याद करना, मतलब आ रहा है ना, अभी थोड़े दिन पहले हुआ था. लेकिन अब धीरे धीरे जब फाउंडेशन से इंटर में तो पता लग रहा है कि हाँ सीए क्या है करके. मतलब होता है ना ऐसा. फाउंडेशन में कैसा होता है कि जब बच्चा पढ़ रहा है ना उसको बहुत मजा आता है, उसको भी मजा आ रहा है, और जब रिजल्ट के बाद घर वालों को और मजा आ रहा है ना. कई बार मैंने ऐसे देखा हूँ घर वाले इतने बड़ी पार्टी रख डालते हैं कि मतलब ऐसा लगता है भाई साहब मैं तो सीए बनने के बाद भी नहीं रखा यार. मतलब ऐसा, एक तो ऐसा फील होता है शायद मैं गलत घर में पैदा हो गया था, है ना. तो इसलिए इतनी बड़ी पार्टी नहीं रखे. ठीक है, लेकिन ठीक है,
अपना अपना सबका, अच्छी बात है, खुशी मनाने दो। कभी कभार ऐसा भी लगता है पेरेंट्स को, ये तो हमने सोचा ही नहीं था करके फाउंडेशन हो गया, इसलिए चलो पार्टी रख देते, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई। क्या बनाई बोलो? स्ट्रैटेजी बनाई। और उसके बाद अब अपन लोग उसका क्या बनाएंगे? प्लान बनाएंगे। ये दोनों चीजें प्लानिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनते हैं, ठीक है, दोनों प्लान में इंक्लूड करेंगे। आ जाओ, अब देखो, अब सबसे पहला हम लोग यहां पे बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी असिस्टेंस फॉर ऑडिटर। मतलब इनका क्या कहना है, जब ऑडिटर ओवरऑल स्ट्रैटेजी को बनाता है ना, ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाने के बाद ये समझिए, ये ऑडिटर के लिए एक हेल्पफुल ही चीज, एक असिस्टेंस के तौर पर ही काम करता है। क्योंकि ऑडिटर को अगर पता है मुझे पहुंचना कहाँ है, तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है, क्या आपको लगता नहीं कि वो चैनलाइज हो जाएंगी एक ही चीज की ओर, कि मुझे अल्टीमेटली ट्रू एंड फेयर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, और दूसरा वाला था टू रिपोर्ट। याद आ रहा है ऐसे 200 में? तो जब मेरी स्ट्रैटेजी मैंने बना लिया कि मुझे रीजनेबल अश्योरेंस को ऑब्टेन करना है और मुझे उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है, तो मैं जितनी भी एक्टिविटीज करूं, चाहे मैं परचेस को चेक करूं, सेल को चेक करूं, ट्रांजैक्शंस को चेक करूं, बैंक अकाउंट को चेक करूं, अल्टीमेटली मैं चाहता क्या हूं कि मैं अपने स्ट्रैटेजी को अचीव करूं। बराबर है ना? तो इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रैटेजी अपने आप में क्या करती है? असिस्ट। बोलो क्या करती है? असिस्ट करती है। किसके असिस्ट करती है? ऑडिटर को असिस्ट करती है, ऐसा इनका कहना है। देखिए, द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जो क्या सेट करके देंगी आपको? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। बोलो क्या चेक करके देंगी? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप मतलब कितने एक्सटेंड तक आपने काम करना है। अगर आपको जीएसटी ऑडिट करने के लिए बुलाया है, तो क्या आप इनकम टैक्स के ट्रांजैक्शन को चेक करोगे? क्या नहीं करेंगे। अगर आपको कंपनी का ऑडिट करने के लिए बुलाया है, तो आप कॉस्ट ऑडिट करते बैठोगे? क्या नहीं। मतलब ये स्कोप बताता है कितने हद तक और क्या क्या चीजों को चेक करना है, स्कोप। फिर उसके बाद दूसरा होता है टाइमिंग, कितने समय के अंतर्गत। जैसे अगर इंटरनल ऑडिट के लिए आप किसी को बुलाते हो ना, तो इंटरनल ऑडिट साल भर चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक महीने में चालू किया, अगले महीने में खत्म हो गया, पूरे ट्रांजैक्शन चेक कर लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था, इंटरनल ऑडिट में ऑलमोस्ट 100% ट्रांजैक्शंस आप चेक करते हो। तो इंटरनल ऑडिट का टाइमिंग अलग होगा, एक्सटर्नल ऑडिट का टाइमिंग अलग होता है। जैसे अगर आप बैंक ऑडिट करने जाते हो, तो बैंक ऑडिट में कंपलसरी आरबीआई ने कह के रखा है कि हमको 30 जून के पहले, मान लिया अभी 31 मार्च को ईयर कंप्लीट हुआ, 30 जून से पहले हमको बैंक के जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस है और जो भी बैंक है, उसके हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट चाहिए हमारे पास, ऐसा आरबीआई ने बोल के रखा है। तो वहां पे टाइमिंग डिफाइन हो जाता है कि अगले 3 महीने में, अगले 2 महीने में ही अपने को ऑडिट करना है। समझ रहे? तो स्ट्रैटेजी आपको मदद करता है कौन से? इसमें स्कोप में, और दूसरा किस में बताइए मुझे? टाइमिंग में। और तीसरा देखो क्या बोला जा रहा है, तीसरा बोलता है यहां पे डायरेक्शन। तीसरा क्या कहता है बोलो जल्दी से? डायरेक्शन। मतलब आपको गाइड करता है यहां पे कौन? स्ट्रैटेजी आपको यहां पे गाइड करता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में काम करना है, कैसे काम करना है। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे सिस्टम का ऑडिट करने के लिए बुलाया है, तो ऐसे केस के अंदर क्या मैं यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखूंगा भी? क्या मैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेरे को क्या लेना देना, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं क्या, जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बढ़िया से काम कर रहे हैं क्या। मुझे सिर्फ उतने चीजों पे ध्यान दूंगा ना, मैं दूसरी चीजों पे क्यों ध्यान दूं? तो ऐसे केस में बोला जाता है डायरेक्शन देता है। क्या देता है बोलो जल्दी से? डायरेक्शन। तो ऑडिट प्लानिंग आपको क्या करवा के देता है? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। बोलो क्या क्या देता है? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ किसका? ऑफ द ऑडिट। और ये गाइड करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। मतलब अगर आपको ये समझ गया कि कितने हद तक आपको ऑडिट करना है, कितने समय के अंतर्गत करना है, और उसके अलावा कौन से डायरेक्शन में करना है, तो ये आप इससे क्या प्लानिंग बना लोगे क्या आप? ऑब्वियस सी बात है। जैसे देखो, मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए जैसे देखिए, आपने स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि आपको बोथ ग्रुप क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। अब ऐसे केस में आपको यहाँ पे स्कोप कितना है कि आपको ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट पढ़ना है और ग्रुप 2 के यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। बराबर। टोटल कितने मार्क का होता है? 600 मार्क का। मिनिमम 300 मार्क लाना ही है, इंडिविजुअल 40, 60, वो सब हो गया आपका स्कोप। टाइमिंग, अब आप ऐसा बोल सकते हैं क्या मैं तो नवंबर 24 में एग्जाम देना है करके? मेरे को नहीं, टाइमिंग डिफाइंड है, मई 24 में पक्की बात है एग्जाम होने ही वाली है करके।
समझ रहे हैं आप बात को, है ना। मई का जून हो सकता है, लोकसभा आ रहा है ना शायद इसमें, है ना, तो मई का जून भी हो सकता है। तो मेरे इसमें हुआ था, जब मैं फाइनल में था तब हुआ था, 1 महीना शिफ्ट हो गया था टाइम, मई का जून में। आइए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनो, तो हो सकता है मई का जून में हो जाए, मतलब एक फिर भी एक अप्रोक्स टाइमिंग, ऐसा नहीं है कि मई का कैंसिल ही कर दो सीधा नवंबर में लेंगे, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, होने तो वाला है 10, हो सकता है प्रीपोन तो नहीं करते, पोस्टपोन, प्रीपोन कर ले तो अच्छा नहीं है वैसे। आओ ध्यान दो अच्छा ही है, वो क्या हो जाता है कम समय, अपने को पहले से पता तो अपन पढ़ लेते हैं ना दनादन, फिर बाद में बहुत जान पे आता है। एक बार जब देखना, जब अगर पोस्टपोन का आता है ना तो पढ़ाई नहीं होती है फिर करके, ऐसा पढ़ तो लिया सब कुछ अपन ने। आओ तो अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे सर, सबसे पहले अपना स्कोप हो गया, टाइमिंग अपन ने डिसाइड कर लिया, और डायरेक्शन अब अपने को मिल जाता है। भैया एक काम करो, सबसे पहले ग्रुप 1 के सब्जेक्ट चालू करो, एक आधा ग्रुप 2 का सब्जेक्ट चालू कर सकते हैं, और इसके बाद ये दोनों कंप्लीट, तो बचे हुए सब्जेक्ट को निपटा दो, और उसके बाद रिविजन्स करो करके, समझ रहे हो आप बात को। तो ये सारी चीजें क्या हो गई बेटा, ये सारी चीजें डायरेक्शन हो गई। अब आप क्या इसके अंदर सीए फाइनल का एफआर लेके बैठोगे क्या, बोले कल तो पढ़ना ही है अपने को, आज ही पढ़ डालते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो अगर ऐसा हुआ, मतलब ऐसा तो नहीं होता है, तो यहां पे डायरेक्शन में गलती है, हम ऐसा बोलेंगे, है ना। तो ये आपको डायरेक्ट करता है, आपको क्या कवर करना है और आपको क्या कवर नहीं करना, मतलब सही रास्ता बताता है, ऐसा मैं यहां पे कह सकता हूं, ठीक है। तो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन देता है क्या, स्ट्रैटेजी, मतलब हमको बोथ ग्रुप अचीव करना है वो स्ट्रैटेजी, और उसके कारण अपने को ये सारी चीजें देखना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, असिस्ट का मतलब हेल्प ऑडिटर टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। कौन से मैटर्स, देखो इनका कहना है कि जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, तो ये फॉलोइंग मैटर्स में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। कौन से चीजें, सबसे पहला पॉइंट है रिसोर्सेस का, दूसरा पॉइंट है बेटा रिसोर्सेस का, तीसरा पॉइंट है बेटा रिसोर्सेस का, और चौथा पॉइंट है बेटा किसका, रिसोर्सेस का, मतलब पूरा पॉइंट है किसके, रिसोर्सेस के, ठीक है। तो देखो इनका क्या कहना है, जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, क्या बोला मैंने बताइए, जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। किसमें आपको फायदा मिलता है, रिसोर्सेज में, बोलो किसमें, रिसोर्सेज में, ठीक है। सबसे पहला द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय, मतलब सबसे पहली बात बोली जा रही है कौन से, बोलो सबसे पहला क्या है, सेकंड पे बोला जा रहा है कितना, क्या बोला जा रहा है, तीसरे पे बोला जा रहा है कब, क्या बोला जा रहा है, और चौथे पे बोला जा रहा है कैसे, क्या बोला जा रहा है। अरे मैं धीरे बोला तो तुम थोड़ी धीरे बोलोगे, बोलो ना। सबसे पहले कौन सा है, कौन से, दूसरा कौन सा है बेटा, कितना, तीसरा है कब, और चौथा है कैसे, ठीक है। आइए देखो सबसे पहला बोला जा रहा है रिसोर्सेस टू डिप्लॉय फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज एज यूज्ड अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर हाई रिस्क एरियाज। याद करना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल एरिया है तो आप उसमें किसको भेजोगे, हाफ सीए को भेजोगे या आप भेजोगे बीकॉम वाले को, हाफ सीए, है ना, मतलब सीए वाले को भेजेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कौन से रिसोर्सेज भेजना कहां पे, क्या बोला मैंने, कौन से रिसोर्सेज भेजना कहां पे, ये वाला पहला पॉइंट कहता है कि आप जो रिसोर्सेज भेज रहे हो, अगर हाई ऑडिट रिस्क एरियाज है तो भेजना एक्सपीरियंस को, अगर ऐसे ही नॉर्मल है कोई भी कर ले तो भेज देना, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सेकंड वाली चीज पे ध्यान देना, सेकंड पे क्या बोला जा रहा है, कितने रिसोर्सेज को भेजना। अब मान लीजिए कहीं पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या एक अकेला इंसान संभाल पाएगा क्या ऑडिट को, नहीं संभाल पाएगा। जहां पे वॉल्यूम ज्यादा तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा, लेकिन जहां पे वॉल्यूम कम है, गिन चुन के कुछ ट्रांजैक्शन है बेटा, बाकी तो ट्रांजैक्शन, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल रेंट का एरिया है, मुझे रेंट रिसीट्स को चेक करना है या मुझे रेंट पेमेंट को चेक करना है, और दूसरे जगह क्या है बेटा, दूसरे जगह यहां पे सेल है। अब मैं सेल में है ना 4 लोगों को बिठवाता हूं चेक करने के लिए, और रेंट में मैं केवल एक ही पर्सन को भेजता हूं, तो ये एक पर्सन नाराज हो जाता है, कहता है तुमने सेल में 4 भेजे, यहां पे भी 4 दो रेंट को चेक करने के लिए। मुझे आप एक बात बताइए, रेंट में ज्यादा से ज्यादा कितने पेमेंट होंगे साल भर में, 12 होंगे, 24 होंगे, बहुत ही हो गया 48 होंगे, उससे ज्यादा होने वाला है क्या, नहीं। तो एक पर्सन से क्या ये चीजें समझ जाएंगे क्या, ऑब्वियस। लेकिन सेल जिनका इतना वॉल्यूम होता है, क्या वो 4 लोगों से भी समझने वाली है क्या, नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू डिप्लॉय, कितने रिसोर्सेज आपको कहां पे डिप्लॉय करना है ये आपको सोचना होगा, ठीक है। देखो, टू द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइंड टू ऑब्जर्व इन्वेंट्री काउंट एट अ मटेरियल लोकेशन, द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर्स अनदर ऑडिटर्स
इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट एंड द ऑडिट बजट इन आर्स टू अलोकेट हाई रिस्क एरियाज। मतलब इनका कहना है कि आप कौन से रिसोर्सेज का मतलब होता है, आपको पता है ना, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, टाइम के रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज है। तो ये आपको देखना है कहाँ पे कौन से लोगों को डिप्लॉय करना है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल पाए। ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें क्यों कर रहे हैं? केवल और केवल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, बाकी और कोई रीजन नहीं है इनके पास। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड। मुझे एक बात बताइए, इन्वेंट्री काउंट आप कब करते हो? 31 मार्च का आपका काउंट करना है। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं अरे आज तो 10 फरवरी है, 31 मार्च को मैं बिजी रहूंगा, तो एक काम करो आज ही ले लेते हैं करके इन्वेंट्री काउंट। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, समझना बात को, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ समझिए आप बात को, इसमें हम लोग कहेंगे कि कब आपने कौन से रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है। मान लीजिए मेरे स्टाफ का, मुझे पता है कि मेरा स्टाफ नहीं आने वाला है 2 दिन बाद, तो मैं उसको कहूंगा भाई तू आज चले जा और वो काम को निपटा ले, भली 2 दिन बाद मत आना, अगर वो काम हो सकता है तो। लेकिन अगर जैसे इन्वेंट्री काउंट वो 31 मार्च या उसके बाद ही लिया जा सकता है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, फिर मुझे वो रिस्पेक्टिव डेट्स के ऊपर ही भिजवाना होगा क्या लोगों को? हाँ सर भिजवाना होगा। आप आईसीआई को ऐसा बोल सकते हैं कि मई में मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, फरवरी में ले लो मेरे एग्जाम्स, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके हिसाब से चीजें होती है क्या? नहीं, आईसीआई की मन मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, बराबर। तो उसी प्रकार से कब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, यहां पे ऐसी बात की जा रही है। ठीक है, चौथा देखो क्या, हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड। मुझे बताइए कोई भी व्यक्ति अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो क्या वो पहले से ट्रेंड होता है क्या? नहीं, उसे धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली कंपनी इंडक्शन ट्रेनिंग्स देती है, आपने सुना होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करके। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, आपको बोल देते हैं ट्यूटोरियल्स वीडियो देखो करके, ये हमारे कंपनी के बनाए हुए बढ़िया से देखते बैठो। अब मतलब लोग क्या करते हैं, चालू कर देते हैं वीडियो को और उसका इधर उधर घूम रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को, काम वाम मतलब काम करते हैं, बाद में सीख जाते हैं। लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, आपको कंपनी में जाना पड़ता है और वो आपको बाकायदा सिखाते हैं पूरी चीजें कि इसको ऐसा करो, डेबिट ऐसा करो, टैली में एंट्री ऐसी मारो, फिर एक्सेल में ये फॉर्मूला लगाओ तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो वो आपको काम के साथ साथ सिखाता है, बराबर ना। तो ये वही कह रहा है कि कैसे आप रिसोर्सेस को मैनेज करोगे, डायरेक्ट करोगे और सुपरवाइज करोगे। देखो आपने किसी को बोल दिया काम कर लो और वो काम हो गया तो बात ही क्या रह जाती है ना। आप अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपके बिहाफ में काम कर रहा है और उसने अगर गंदगी मचाई तो नाम किसका खराब होने वाला है? ऑडिटर का। तो क्या उसको सुपरवाइज करना जरूरी है क्या उसके काम को? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना। मैं आपको बताता हूं एक क्या हुआ था। ठीक है, एक बहुत ही सीनियर आर्टिकल था हमारे ऑफिस का। मान लीजिए 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में है, 2 दिन बाद उसकी 1 महीने बाद या समथिंग ऐसा कुछ तो भी है ना, उसको छुट्टी पे जाने वाला था फाइनल के पढ़ाई के लिए। अब भाई साहब ने क्या किया, घाई घाई में होंगे तो 10 लाख रुपए का सेल था, उसके ऊपर 9% का जीएसटी कितना होने वाला है यहाँ पे? 90,000। और सेम होता है एसजीएसटी में 90,000 रुपए। अब क्या हो गया कि पहले है ना, अभी तो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं, एक जगह 90,000 डाला तो दूसरे जगह ऑटोमेटिक आता है, या दूसरे से डालो तो पहले में आ जाता है। लेकिन 2017 में ऐसा नहीं होता था, दोनों जगह आपको मैन्युअली डालना पड़ता था। तो इसने यहां पे तो बराबर 90,000 डाला और यहां पे कितना डाल दिया? 9 लाख रुपए डाल दिया और उसको सबमिट कर दिया रिटर्न को। ठीक है, पहले कैसा होता था, आप रिटर्न को पहले सबमिट करते हो, एक बार ओटीपी आता है, वो फिर रिटर्न लॉक हो जाता है और पेमेंट निकल रहा है तो बाद में तुमको पेमेंट करना होता था ऐसा। अब तो इनके पास रिव्यू का ऑप्शन आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अपने से गलती हो गई तो अपन रिव्यू, फाइनल सबमिट करने से पहले रिव्यू किया जा सकता है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अब ये सिस्टम ही लॉक हो गया। आप समझिए ना बात को, वो मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा और कौन भरेगा? आप सोच के देखे ना, 8,10,000 रुपए कौन एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा? मैं तो कर नहीं रहा, ऑब्वियस ही बात है, मैं तो कर नहीं रहा। और क्लाइंट को बोलूं कैसे करने के लिए कि तुम्हारा 8 लाख, बोल रहा इतना तो मेरा सेल नहीं हुआ है, जितने का यहाँ पे ही आ रहा है पेमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे अब एक अच्छा था वो समय कि वो समय ना रिटर्न अगर 1-2, जैसे अभी 2 महीने के लिए रिटर्न नहीं जाते हैं ना, तो क्लाइंट को अलर्ट पता चल जाता है, ई वे बिल जनरेट नहीं हो रहे, ऐसे होते हैं अलग अलग सिस्टम, तो कुछ कुछ चीजों से पता चल जाता है। पहले ऐसा पता नहीं चलता था, तो हमें ये तो पता था कि कल चल के गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करने वाली है, पर अब दिक्कत यही थी कि इस इतने बड़े पेमेंट का करे क्या। तो हमने क्या किया फिर
अब यार अब ठीक है, जान दो, बोल ही देता हूँ। तो हमने क्या किया कि अब आईटीसी का भी रिटर्न होता था ना उसके अंदर, तो आईटीसी का ऐसे अलग से डालना पड़ा, तो उसमें फिर हमने है ना यहाँ पे फेक जनरेट कर रही है 9 लाख का क्रेडिट और रिटर्न सबमिट कर दिया। अब देखो फिर बाद में अगर स्क्रूटनी निकली तो अब हमारा पेमेंट भी नहीं है तो क्रेडिट भी तो नहीं है ना, हमारा क्रेडिट नहीं है तो पेमेंट भी नहीं है, दोनों बोला जा सकता है। लेकिन फिर ऐसा हुआ बाद में ना रिवाइज का ऑप्शन मिलना चालू हो गया था, तो फिर सिस्टम रिवाइज हो गए। लेकिन आप सोच के देखो, अगर इसी काम को मैं रिव्यू किया होता तो क्या ये गलती होती थी क्या? यूजुअली ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी आर्टिकल अगर कोई चीज को फाइनल कर रहा है तो हमेशा प्रिंसिपल उसको रिव्यू करता है, एक तो मैं चेक करूंगा या पापा चेक करेंगे और उसके बाद ही रिटर्न फाइल होता है। लेकिन वो लास्ट डेट जब होती है ना तब चलता है भाई कर दे तू जैसे तैसे भर बस रिटर्न, है ना। तो वो केस में फिर ये गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे केस में रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुपरवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला क्या काम कर रहा है और वो कैसे बजा रहा है फर्म की, है ना। आइए चलो देखो, हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, directed and supervised, such as when team briefing and debriefing meetings are expected to be held, how engagement partner manager reviews are expected to take place, for example on site and off site, एंड वेदर टू कंप्लीट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, उसके बारे में भी बात की जा रही है। तो अपन ने क्या देखा सभी लोग बताइए। सर सबसे पहले अपन ने एस्टैब्लिश का ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट करता है ऑडिटर को, असिस्ट कर रहा है ऑडिटर को रिसोर्सेस को लेके। रिसोर्सेस 4 प्रकार के, कौन से बताइए ना मुझे। सबसे पहला कौन से रिसोर्सेज है, दूसरा कितना, तीसरा कब और चौथा कैसे। मतलब सबसे पहले कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे डिप्लॉय करोगे, है ना। सेकंड वाला बोला जा रहा है कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज डिप्लॉय करोगे, तीसरा कहा जा रहा है कौन से समय पे डिप्लॉय करना होगा, और चौथा आप कैसे उसको मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज करने वाले हो, उसके बारे में भी हमको बता देना। ये चारों पॉइंट कह रहे हैं, एक बार फटाफट गो थ्रू करो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। हो गया, चलो आओ ध्यान दो क्या बोल रहा है। देखिए, फैक्टर्स टू बी कंसिडर या फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। मतलब कि जब हम लोग ये ऑडिट स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं ना, तो ऐसे केस में कौन से बातों का ऑडिटर ने ध्यान रखना चाहिए, कौन से फैक्टर्स उसको मदद करेंगे, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे ओवरऑल स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स अपने को चेंज करेंगे, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करने में। आ जाइए, फैक्टर्स में जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जो डिफाइन करता है स्कोप को। मतलब इनका कहना है सबसे पहले पॉइंट में कि आप ये चेक कीजिए कि आखिर क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। जैसे अगर आपको जीएसटी ऑडिट करने के लिए बुलाया है तो आपका स्कोप ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है वो ट्रांजैक्शन के लिए जिसका जीएसटी के ऊपर इंपैक्ट है। अगर आपको कंपनी ऑडिट के लिए बुलाया जा रहा है तो आपका स्कोप ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है वो सारे ट्रांजैक्शन के लिए जो कंपनी को इंपैक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। अगर सर आपको बुलाया जा रहा है कंट्रोल्स चेक करने के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश किए हैं, तो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल लगाने से होता है क्या? कुछ नहीं, आपको यह भी तो देखना है इंटरनल कंट्रोल सही से और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं।
आपने लगाया सीसीटीवी कैमरा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या फायदा सीसीटीवी कैमरे का पावर पॉइंट, उसका पावर का जो प्लग है वही बंद है, तो कोई फायदा है क्या? वो सिर्फ ऐसा दिख रहा है, मस्त लग रहा है बोले, है ना? आप बताइए मुझे। मान लो जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं, अगर ये एसी है और ये ठंडी हवा ही नहीं दे रहा है, तो क्या फायदा एसी लगाने का? आप बताइए मुझे। नीचे के हॉल में जाके देखिए कभी। तो ऐसे केस में सुनिए ना, ऐसे केस में मेरा क्या कहना है, क्या फायदा फिर वो चीजों का? ये टीवी लगाए, अगर ये बंद रहे तो मजा आएगा क्या? बोले बस टीवी लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है, बंद है क्या? तो आप बताइए क्या फायदा टीवी लगाने का, है ना? तो यही तो मैं कह रहा हूं आपके साथ, यही तो मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो, सुनो ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट है वो डिफाइन करता है आपके स्कोप को, कि कितने हद तक आपको काम करना है। ये आपके एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन से काम के लिए बुलाया गया उस काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आ जाओ देखो क्या क्या है उसके अंदर। सबसे पहला देखो ऑडिटर ने क्या करना है। ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट विल लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑडिट स्ट्रैटेजी। मतलब हम क्लियर कट पूछ रहे, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अपन आर्किटेक्ट और इंटीरियर है, तो अपन सामने वाले से पूछ लो, भाई तू मेरे को इंटीरियर के लिए रख रहा है कि आर्किटेक्ट के लिए रख रहा है कि पूरे घर के लिए रख रहा है? अपन आर्किटेक्ट का ज्ञान दे रहे हो और वो इंटीरियर के लिए अपने को रख रहा है, कुछ फायदा है उस चीज का? नहीं। आपका ऑडिट का पेपर है, आप लॉ पढ़ के जा रहे, बोले ले लो लॉ का पेपर आज, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। मतलब क्या कि पहले स्कोप को देखो आपके एंगेजमेंट के, सिंपल सी बात है। आप पहले ये आपको मदद करेगा स्ट्रैटेजी बनाने में, पहले देखो तो सही बुला किसके लिए रहा है। दूसरा देखो क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट डिफाइनिंग स्कोप, मतलब कौन सी चीजों को देखना होगा। तो देखिए सबसे पहला, क्या क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है एप्लीकेबल टू एंटिटी। मतलब अगर मैं कहूं, अगर एक कंपनी, अगर एक एंटिटी कंपनी है तो क्या एप्लीकेबल है उसको? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। अगर एक एंटिटी बैंक है तो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल है और उसको कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है, अपन ने पढ़ा है एप्लीकेबिलिटी सेक्शन नंबर 1 में, है ना? तो ऐसे केस में इनका कहना है कि व्हाट इज द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करने का फ्रेमवर्क क्या है वो आप एक बार जान लो। ठीक है, जान लिए। उसके बाद देखो, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब इनका कहना है कि कौन से बिजनेस सेगमेंट को आपको चेक करना है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, हम लोग अगर आईटीसी के बारे में भी बात करें ना, तो एक मिनट रुको, आईटीसी में भी बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आईटीसी होटल्स भी है, वो क्लासमेट की नोटबुक भी बनाता, वो क्या है, वो फूफू नंदू, है ना, वो भी समझ रहे आप, सिगरेट्स भी बनाता है, मेजर मैन्युफैक्चरिंग है उसका। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी करवाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आईटीसी। तो आपको जानना होगा कि आखिर कौन से नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट के लिए आपको बुलाया जा रहा है। एफएमसीजी का ऑडिट है तो अलग है, होटल्स का ऑडिट है तो अलग है, मतलब सबकी कैटेगरीज अलग अलग है। तो सेकेंडली चीज क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के बारे में जानो। तीसरा क्या बोला जा रहा है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होता है। अगर बैंकिंग कंपनी है तो आरबीआई बोलता है मेरे को ऐसा ही रिपोर्ट करके चाहिए, कुछ नहीं जानता मैं, ऐसी रिपोर्टिंग होना मतलब होना। उसी प्रकार से अगर इंश्योरेंस है तो उनका अलग रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल कंपनीज का अलग है। और अगर मैं बात करूं कंपनीज नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है, तो आप टी फॉर्म की बैलेंस शीट तो बनाते आ ही रहो फाउंडेशन से, तो उनका अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, वो भी तो एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही हुआ ना बेटा। टी फॉर्म की जो आपने बैलेंस शीट बनाया वो है क्या, रिपोर्टिंग करने का एक तरीका है, तो वो भी एक प्रकार से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही हुआ या फॉर्मेट ही हुआ। तो यहां पे अपने को देखना है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक तो नहीं है हमारी कंपनी, अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो उसको हमें कंप्लाई करना होगा। और फिर बोला जा रहा है एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट, मतलब कि लास्ट ईयर में मैंने, ये कब की बात कर रहे हैं, जब मैंने ऑडिट एंगेजमेंट को कंटिन्यू किया हो, मतलब मैं स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं हो रहा हूं, मैं पुराना ऑडिटर भी मैं ही था और अब इस बार भी ऑडिटर मैं ही हूं। तो इनका कहना है जब आपने पिछले बार ऑडिट किए होंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ ऑडिट एविडेंस मिले होंगे, तो वो जो आपको ऑडिट एविडेंस मिले उसके बारे में या उसकी मदद से अगर आप इस साल कुछ कर पाओ तो देखो जरा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, देखो ना यहाँ पे एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट, पिछले बार ऑडिट करते करते कुछ आपको सबूत हाथ लग गए थे, आप इस बार क्या कर सकते हो वो एक बार चेक कर लो इनको। जैसे मान लीजिए आप पिछले बार ऑडिट कर रहे थे तो आपने देखा कि वहां पे है ना, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे किया गया था दिसंबर में 12,000 रुपए का,
तो और पूरा के पूरा 12,000 रुपए ना डेबिट कर दिया पीएनएल के अंदर, जबकि सिर्फ होना चाहिए था कितना, 8,000 रुपए, क्योंकि 12 महीने के लिए 12,000 रुपए दिए गए। तो आपको चेक करना है कि जो बचा हुआ अमाउंट है 8,000 का, क्या वो इस साल डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, उसको चेक करना। तो ये क्या होगा बताइए, ऑडिट एविडेंस जो आपने प्रीवियस ऑडिट में ऑब्टेन किया था, उसकी मदद से आप इस बारी में क्या कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो, क्या डेफिनेटली हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, तो स्कोप में क्या क्या देखना है सर, दो प्रकार की चीजें देखना है, आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, तो आपको दो प्रकार की चीजें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द एंगेजमेंट, और दूसरा बोला जा रहा है आखिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले कौन से काम के लिए बुलाया गया, और वो जो काम के लिए बुलाया जा रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि उसका एफआरएफ क्या है, फिर सेकंड क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तीसरा क्या बोला जा रहा है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई रिपोर्टिंग है क्या, और चौथा क्या बोला जा रहा है, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट, ऐसा इनका कहना है। मैं बाद में आपको पूरा चार्ट बनवा के दे दूंगा इसका, तो आपको लर्न हो जाएंगी चीजें, उसका लोड मत लीजिएगा। ठीक है, अभी आप बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो आप, कि आपको समझ में एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, और जितना मैं आपको बता रहा हूं उतने एग्जांपल्स अगर आप साइड साइड में लिख के भी रखेंगे ना, तो भी काम बन जाता है। क्योंकि जब आप सेल्फ रिविजन करेंगे तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं रहा। देखो, फर्स्ट टाइम में कभी कोई चीज रिटेन नहीं होती, जब तक आप 2-3 बार उसको रिवाइज नहीं करेंगे वो रिटेन नहीं होना, और इतनी भारी अंग्रेजी है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को। तो यहाँ पे जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखवा के दे रहा हूँ आपके नोटबुक में, जो अपन नोटबुक में बना रहे, वो बहुत इनफ है आपको पेपर में लिखने के लिए। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि आपने जो नोटबुक में भी लिखा ना, उसका भी अगर आप 50% लिख के आ गए तो बस बेटा समझना हो गया काम, है ना, अपन मतलब अच्छे मार्क्स लेके आ गए, ऐसा समझना। लेकिन ये जो क्लैरिटी अगर आपको नहीं मिले ना, तो आप खुद से भी लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पे क्या टॉपिक चल रहा है, इतना अपने को पता होना चाहिए बस। ठीक है, चलो आओ ध्यान दो। तो ये पॉइंट पड़े, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, क्या क्या देखा अपन लोगों ने, बोलो। सबसे पहले हम लोग, अच्छा ये देखो क्या देख रहे हैं अभी अपन, फैक्टर्स टू बी टेकन व्हाइल कंसीडरिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। इसका पहला पॉइंट देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को आप डिफाइन कर दो, बस इतना बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में देखो क्या है, रिपोर्ट, क्या देखो, ascertain the reporting objective of engagement to plan the timing of audit and nature of communication required। मतलब इनका कहना है सेकेंड पॉइंट में कि किस प्रकार के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अपने को चाहिए। मतलब इनका कहना है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, कब अपने को रिपोर्ट देना है। जैसे मैंने आपको बताया था बैंक के केस में 30 जून तक आपको रिपोर्ट देना है, तो इतना तो पक्का है कि 30 जून के पहले आपको ऑडिट कंप्लीट करना है, उसका रिपोर्ट भी बनाना है और सबमिट कर देना है। और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसको रिपोर्ट करना है। अपन लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, किसको आप रिपोर्ट करते हो, जो आपको अपॉइंट करता है। अगर आपको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है, जैसे रिलायंस के केस में, तो टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस अपन लिखते थे। आपको जिसने अपॉइंट किया है, आप उसको क्या करने वाले हो, उसको आप रिपोर्ट करने वाले हो। बोलो उसको क्या करेंगे अपन लोग, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, ascertain the reporting objective of engagement helps the auditor to plan the timing of different audit procedure and nature of communication. Some of the instances are given as under the entity's timetable for reporting। अगर आपको internal controls या अगर आपको internal auditor as a internal auditor अपॉइंट किया है, तो आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मंथली होता है, आपको मंथली स्टेटमेंट देना होता है या क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट देना होता है। तो ऐसे केस में देखिए कि आपका एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस एनटीई, मतलब कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट। मतलब इनका कहना है कि एक बार मैनेजमेंट के साथ भी मीटिंग तय करो कि आपको क्या क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक एक्सपेक्टेड है, और आपको किस एरिया में या कौन से एरिया में आपको चाहिए स्पेसिफिकली हम लोग ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है, मैनेजमेंट को ऐसा फील होता है कि ये जो एम्प्लॉयज है ना, ये परचेज डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा झोल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में वो आपको बुलाएंगे और आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन देंगे कि मुझे परचेस के ऊपर है ना अलग से रिपोर्टिंग चाहिए, वो प्लीज करवा देना। तो वो जो प्लीज करवा देना वाली बात हो रही है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि इनका कहना है कि आप किससे बात करना, बोलो मैनेजमेंट से मिलना। किससे मिलना, बोलो मैनेजमेंट। किससे, मैनेजमेंट से मिलना, और उनसे क्या डिस्कस करना, एनटीई। क्या बोलो,
मतलब कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। क्या बोला, बोलो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। अब देखिए, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइम एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स की आपको किस प्रकार की रिपोर्ट चाहिए और कब तक चाहिए। फिर उसके बाद मैनेजमेंट से पूछो एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट, कि आपको क्या ऐसा चाहिए क्या कि अगर मान लीजिए तीन महीने तक हमारा ऑडिट चल रहा है तो क्या 10-10 दिन के अंदर आपको कम्युनिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। देखो क्या होता है, कभी कभार है ना, मैंने आपसे बताया था कि अपन लोग एक्सटर्नल क्लाइंट से जब बात करते हैं तो मैनेजमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप ये एक्सटर्नल क्लाइंट से बात मत करना। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि वो जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो वाकई रीजनेबल होता है। क्या होता है, एंटिटी का और किसी क्लाइंट का या किसी पर्सन का झगड़ा चल रहा है। अब ऐसे केस में अगर वो मैं पर्सन से कंफर्मेशन मांगूंगा तो क्या वो मुझे देने वाला है क्या, नहीं। और वही क्या सामने वाले के साथ टर्म्स और बिगड़ जाने वाले हैं क्या, डेफिनेटली, क्योंकि उनका ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है। और ऐसे मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए का एंटिटी ने गुड सप्लाई किया किसी पर्सन को। अब डिस्प्यूट ये चल रहा है कि वो गुड्स के वो 4 लाख रुपए देने रेडी है क्योंकि क्वालिटी ब्रीच हुआ है। एंटिटी का कहना है क्वालिटी ब्रीच नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है, जब मैं सामने वाले से पूछूंगा कि 5 लाख रुपए के हमारे लेने के निकल रहे हैं क्या आपसे, तो वो क्या व्यक्ति हाँ बोलने वाला है क्या मेरे को, कभी नहीं। सिंपल सी बात है। और मैं क्या ट्रीट करूंगा कि देखो मैंने किसी से पूछा और उसने मेरे को जवाब भी नहीं दिया, एंटिटी खराब है, एंटिटी चोटी है। मैं ऐसा बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? क्या मैं अपने रिपोर्टिंग को चेंज करूंगा क्या? बिल्कुल करूंगा। तो इसलिए इनका कहना है कि एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन के बारे में भी पहले ही पूछ के रख लेना। फिर उसके बाद देखो फोर्थ, एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम। मतलब ये बात कर रहा है विद इन एंगेजमेंट टीम आपने कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए चलना है, वो भी आप एस्टैब्लिश कर लेना एंगेजमेंट प्लान के अंतर्गत। तो यहां पे बोला जा रहा है सर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सबसे पहले बोला एंटिटी का टाइम टेबल। बोलो क्या बोला, एंटिटी का टाइम टेबल। दूसरा एनटीई विथ मैनेजमेंट। तीसरा बोला जा रहा है एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग्स ऑफ रिपोर्ट। चौथा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और पांचवा कम्युनिकेशन विद इन टीम से रिलेटेड, मतलब एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड। पहला कम्युनिकेशन किसके साथ है, मैनेजमेंट के साथ। और दूसरा किसके साथ है, अरे बोलो ना, दूसरा किसके साथ है, विद इन एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड यहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब ध्यान दो। अब बोला जा रहा है कंसीडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। मतलब इनका कहना है कि ऑडिटर को कौन सा एरिया, क्या बोला मैंने, ऑडिटर को कौन सा एरिया बहुत ज्यादा मटेरियल लग रहा है। मटेरियल का मतलब होता है कि ऑडिटर सोच रहा है कि अगर इस एरिया में गलतियां मिल गई ना तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएंगे, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गए तो मेरा ओपिनियन खराब हो सकता है। तो ऑडिटर को बेसिकली रिस्क लग रहा है। क्या लग रहा है, बोलो जल्दी से, रिस्क लग रहा है। और ऐसे रिस्क को ऑडिट रिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क दैट ऑडिटर, मतलब ऐसी रिस्क जो ऑडिटर महसूस कर रहा है कि ही विल बी गिविंग इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। कैसा ओपिनियन, बोलो, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है और ऑडिटर बोल रहा है कोई गलती नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मतलब मैं कहूंगा बहुत बड़ी ऑडिट रिस्क आ चुकी है। क्या, डेफिनेटली आ चुकी है। तो अगर मुझे ऑडिट रिस्क को कम करना है तो ऑडिटर क्या करेगा, वो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को क्या डिटेल में चेक करेगा। क्या, डेफिनेटली वो सारे एरियाज जो ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इसके अंदर है ना बहुत सारी गलतियां हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी एंटिटी का जो बिजनेस है वो कैश रिच बिजनेस है, तो मैं किसके ऊपर ध्यान दूंगा, कई कैश के रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स है क्या ये पूरे कंट्रोल्स अच्छे तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं करके मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा। सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी जब बैच चालू होती है तो 1-2 दिन आके हो सकता है आपका अटेंडेंस लिया जाए। अब बैच के बीच में कोई ऐसा होगा कि नया पर्सन बैच के बीच से जुड़ रहा है करके बोले 4th चैप्टर से समझूंगा क्या पढ़ा रहे हैं करके, ऐसा नहीं होता। तो आप ही बताइए 5 दिन के बाद क्या मैं यहां पे चेकिंग करके कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं है। जो भी फायदा है वो क्या है, पहले 7 दिन या पहले 10 दिन का है। उसके बाद तो मुझे पता है कि जिन्होंने एडमिशन कराया वही बैठेंगे ना, उसके अलावा थोड़ी कोई बैठ रहा है। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको ढूंढना है समय जो बहुत ज्यादा मटेरियल है, आपको ढूंढना है वो एरिया जो बहुत ज्यादा का है, सभी लोग बोलो मटेरियल है। तो उससे रिलेटेड आपको ध्यान देना है। देखो क्या, द एंटिटी नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स द मैटर्स दैट इन द प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब मैं कहूंगा अपने एंगेजमेंट टीम से तुम कौन से एरिया पे ध्यान दो, कौन से एरिया जो सिग्निफिकेंट है वो एरियाज पे तुम ध्यान दो। दूसरा देखो, प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स हेल्प ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब देखो
क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है या नहीं होती है, बोलो। अकाउंट बैलेंसेस की रिपोर्टिंग कौन से डॉक्यूमेंट में होती है, बिल्कुल सही, बैलेंस शीट। और डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स, बराबर है ना। तो इनका कहना है कि आइडेंटिफाई करो वो मटेरियल चीजों को जो पीएनएल में है, बैलेंस शीट में है और नोट्स टू अकाउंट्स में। अब इसको ऐसा बोल सकते थे, लेकिन सीधा सीधा दे देते तो आपको समझ आता था ना, तो फिर ऐसे कैसे समझने देंगे, तो चलो कंफ्यूजन करेंगे। तो क्या लिखा, मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब पीएनएल के अंदर जो चीजें आ रही है, अकाउंट बैलेंसेस मतलब आपके बैलेंस शीट में जो आ रहा है, और नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आ रहे हैं, आपके डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं। तो तीनों में जो भी आपके मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको आपने चेक करना है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर मोर एनर्जीज यानी कि रिसोर्सेज आर टू बी डिवोटेड, कब डिवोट करना है, जहां पे फॉर द मैटर्स टू ऑब्टेन आउटकम। जैसे देखो, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। मान लीजिए, आप बताइए, सुनो बात को ध्यान दो ना, मैंने यहां पे क्या कर रखा हूं, मैंने यहां पे ना एक सिस्टम सेट करके रखा हूं। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी एंटिटी से पेमेंट हो रहा है ना, तो वो पेमेंट पक्की बात है 10% डिडक्ट करके होने वाला है। 10% टीडीएस का मैं डिडक्ट करूंगा और उसके बाद वो पेमेंट करूंगा मैं। सवाल ये बनता है, अगर मुझे यहां पे जानना है, सुनो एक मिनट, जैसे देखो, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 1 लाख के ऊपर जीएसटी 18% है, मतलब कितना हुआ यहाँ पे 18,000, और टीडीएस कौन से अमाउंट पे कटने वाला है, 1 लाख के ऊपर, यानी कि कितना, बोलो ना कितना, 10,000। सुनो ना, क्या मैं ये 10,000 के अमाउंट से 1 लाख के ऊपर पहुंच सकता हूं, पहुंच सकता हूं। क्या मैं 18% के अमाउंट से इसके ऊपर पहुंच सकता हूं, क्या मैं 1 लाख के अमाउंट से 18,000 और 10% पे पहुंच सकता हूं क्या, मतलब क्या तीनों ट्रांजैक्शन से मैं एक दूसरे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर पाऊंगा क्या, क्रॉस वेरीफाई कर पाऊंगा क्या, बोलो जल्दी से मुझे, कर पाऊंगा ना, आप खुद सोच के बताइए। तो इनका कहना है क्या, इनका यही कहना है कि अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर या ऐसे क्रॉस वेरिफिकेशन वाले प्रोसीजर से क्या करना, वॉल्यूम के ऊपर कॉन्फिडेंस ऑब्टेन कर लेना। जैसे मान लो, अगर मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ का सेल हुआ है, तो 1 करोड़ का सेल है तो पक्का 18 लाख का जीएसटी होना चाहिए, पक्का 10,000 का टीडीएस होना चाहिए, ये सारी चीजों को चेक करो, समझ रहे। अगर 1 करोड़ का सेल है तो मैं जीपी मार्जिन निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकता हूं, उससे मैं परचेज ओपनिंग बैलेंस वगैरह एडजस्ट करूं, मेरे को क्लोजिंग में मिल जाएंगे। ये सारे क्या क्रॉस वेरीफाई हो सकते हैं क्या मेरे द्वारा, बिल्कुल। तो वॉल्यूम को ऐसे चेक करेंगे आप, एक एक ट्रांजेक्शन, करोड़ों ट्रांजेक्शन होंगे बेटा बड़े बड़े एंटिटी में, तो आप क्या एक एक ट्रांजेक्शन देखोगे क्या, नहीं, आप बोलोगे टोटल में चेक कर ले तो इतना बन रहा है क्या, बराबर है ना। उसके बाद देखो, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो आपको क्या है, अगर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हुए तो क्या ऑडिटर को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को भी देखना होगा क्या, हाँ मैं आपको बताता हूं क्या, सुनिए ध्यान दीजिए। जैसे ना 2017 की बात है, बहुत ही सही साल था, अप्रैल में वैट लग रहा था, अप्रैल से जून तक, फिर जुलाई, 1 जुलाई से जीएसटी आना चालू हुआ, और वो फिर उसके बाद तो जीएसटी चल रहा था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 1 जुलाई से 30 अक्टूबर तक जितने भी ट्रांजैक्शन अगर आप नॉन रजिस्टर्ड मतलब जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, और आप अगर उनके साथ परचेस करते हो या उनसे कोई भी सर्विसेज अवेल करते हो, तो ऐसे केस में ये नॉन रजिस्टर्ड के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में, क्या बोलिए जल्दी से, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम बोलते हैं उसको, आपको आरसीएम में 18% जीएसटी पे करना पड़ता था। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने चाय बुलाया, और मान लीजिए जुलाई से लेके अक्टूबर का खर्चा चाय का 10,000 रुपए जाता है, तो गवर्नमेंट का कहना था तुम 18% जीएसटी कौन भरेगा, जो चाय पी रहा है वो 18% जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। हालांकि उसके बाद हम आपको क्रेडिट दे देंगे, लेकिन फिर बिजनेसमैन ने मचाया बहुत सारे सवाल कि यार ऐसे कैसे हो सकता है करके, मतलब हमारी नॉन रजिस्टर्ड, अगर मान ली आप देखो 10,000 एक से, ऐसे में मान लीजिए गुड्स खरीदता हूं कोई नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, एक के ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है ना। इनका कहना है मैं जिससे खरीद रहा हूं आप उसके ऊपर लिमिट लगाओ ना, मेरे ऊपर क्यों लगा रहे। तो अब खुद सोच के देखो, फिर गवर्नमेंट ने 30 अक्टूबर को इस चीज को हटा दिया। तो अब कितना जोरदार साल था, आप सोच के देखिए, पहले 3 महीने में कुछ नहीं है जीएसटी, उसके बाद जीएसटी है लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ, और उसके बाद जीएसटी में कुछ कॉम्प्लिकेशन कम हुए और अलग अलग अमेंडमेंट्स आते ही रहते हैं। वो तो मतलब चेंज इज द ओनली थिंग कांस्टेंट इन जीएसटी, है ना। तो ऐसे इसमें देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे क्या हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है।
क्या हो रही है बोलो, इंडस्ट्री डेवलप, रेगुलेशंस में चेंज किया जा रहा है। तो अब क्योंकि रेगुलेशंस में चेंज है तो क्या हमारे एंटिटी ने कंप्लाई किया या नहीं किया, ये ऑडिटर को चेक करना है। उस साल जिसने भी ऑडिट किया है उसने ये ट्रांजैक्शन को तो पक्के से देखा है, क्योंकि बहुत से बिजनेसमैन ने क्या चतराई बना किया, जो नॉन रजिस्टर्ड परचेस थे ना उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया या उसको बाद में शिफ्ट कर दिया, ताकि आरसीएम, आप सोच के देखो ना यार, अगर 1 लाख का मैं नॉन रजिस्टर्ड से खरीदा हूं, 18% तो जबरदस्ती पैसा फंसा दिया ना मैंने पेमेंट भर के। बिजनेसमैन के लिए तो एक एक रुपए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कैश, तो जबरदस्ती में 18% क्यों भरूं। तो उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन को शिफ्ट कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऊपर, और सामने वाले को बोला वैट के अमाउंट का बिल दे, मतलब वैट के तारीखों का बिल देना, और कुछ अमाउंट शिफ्ट कर दिया नवंबर, बोले बाद में देना पेमेंट, चाय पहले पी लो बिल बाद में देना, है ना, समझ रहे आप बात को। पैसा उसको दे दिया कैश में, लेकिन बिल उससे कब लिया, बाद में लिया। तो ये सब चीजें क्या हो गए बेटा, ये सारी चीजें मैं चेक कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री में या रेगुलेशन में चेंज हो रहे हैं। किस में चेंज हो रहे हैं बोलो, रेगुलेशन। जैसे अभी वो कौन सा वो एयरलाइन कंपनी है ना जो अभी ये हुई थी, गो फर्स्ट, तो जब से गो फर्स्ट लिक्विडेशन में गई है तब से बाकी एयरलाइंस के ऊपर कंप्लायंसेस और बढ़ गए हैं। समझ रहे हैं आप बात को, उनको बोला जाता है चलो रिपोर्टिंग लाओ, हर हर क्वार्टरली हमको रिपोर्टिंग चाहिए कि आपकी एंटिटी कैसी चल रही है, आने वाले 1 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, नहीं तो टिकट से बुक मत करवाना। इसलिए 3 महीने का क्राइटेरिया क्यों देते हैं कि जब से आपका प्लेन है उससे 3 महीने के पहले आप बुकिंग कर पाते क्या, नहीं, 3 महीने के पहले ही सारे के सारे ऑप्शन आते हैं, बराबर ना, इसी रीजन के चलते हैं। अब देखिए उसके बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सच एज चेंज इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी बहुत जगह ऐसा हो रहा है बेटा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जगह इंड एएस फॉलो हो रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करता है। तो इंड एएस और एएस में कई जगह बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और वो तो नेचुरल है, वो तो रहने ही वाले हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स को मीट कर रहा है। तो इनका कहना है अगर फ्रेमवर्क में चेंजेस है तो भी क्या ऑडिटर ने देखना है क्या, तो भी ऑडिटर ने देखना है। उसके बाद देखो Another significant recent development such as changes in legal environment affecting the entity, जैसे अपन ने देखा जीएसटी के अंदर चेंजेस हुए, या कभी कभार और दूसरे लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मोबाइल कंपनी इसको कंपलसरीली बोल के रखा है कि अब आप सिर्फ टाइप सी का ही चार्जिंग पोर्ट बनाओगे, बाकी आप कोई दूसरे पोर्ट नहीं बनाओगे, बराबर ना। तो ये क्या हुआ, लीगल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, इसका इंपैक्ट आने वाला है क्या, बिल्कुल आने वाला है। अब अगर अपन पहले पोर्ट बहुत ज्यादा सस्ता बनाते थे तो अपने लिए महंगा होने वाला है, तो फाइनेंशियल में प्रॉफिट गिरेगा। लेकिन मान लीजिए पहले अपना और महंगा था, अब और सस्ता हो रहा है, तो अच्छी बात है अपने लिए। तो ऐसी सारे चेंजेस को भी अपने को ध्यान देना है क्या, बिल्कुल बिल्कुल देखना है। बस इसी के बारे में बात है, फटाफट रीड करो, जल्दी से रीड करो, फिर 2 पॉइंटर्स बचे, फिर अपन लिखेंगे। हम्म, लॉ चेंज होता है बहुत है।
चलो आ जाओ, ध्यान दो क्या कहा जा रहा है, देखिए कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। याद है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में तीन चीजें थी, वो एथिकल वाले पॉइंट्स थे उसके अंदर। अरे ये देखो ना, ये बनाए थे अपन ने ऊपर, ये जो कल पढ़ा था, देखो ना, परफॉर्मिंग प्रोसीजर टू कंटिन्यू एंड एक्सेप्ट न्यू एंगेजमेंट, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, और तीसरा कौन सा था, एंगेजमेंट लेटर वाले पॉइंट। ये तीनों के तीनों प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट होता है, ठीक है। तो इनका कहना है क्या, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल whether the knowledge gained on the other engagement performed by engagement पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रेलिवेंट। मतलब इनका कहना है कि ऑडिट चालू होने से पहले जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज थी, और दूसरा बोला जा रहा है कि जो भी इन्होंने नॉलेज गेन किया है इतने साल से, ऑडिट अगर ऑडिटर कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं कुछ एरियाज के बारे में पता होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑडिट करने के लिए जब हम लोग जाते हैं, हमको पता है कि कौन से चीजें कहाँ कहाँ गलत करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ चीजें पता होती है, 20% चीजें नहीं निकल जाती है, पर अगली बार के लिए तो वो भी अब पता रहेंगी। तो ऐसे केस में अब क्या बोला जा रहा है कि आपने जो भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से और जो भी आपने नॉलेज ऑब्टेन किया है इतने सालों में, उसको आप कैसे यहां पे लगवा सकते हो, वो कैसे आपको मदद करेगा साउंड स्ट्रैटेजी बनाने में। तो सबसे पहले देखो, result of the previous audit involved in evaluating the operating effectiveness of internal control including the matters of deficiency and action taken to address them। मतलब इनका कहना है फर्स्ट वाला पॉइंट आईसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बोलो, आईसी से। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल। इनका कहना है कि जब आप पिछले बारी ऑडिट कर रहे थे तो आपने चेक किया होगा इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट बराबर से हो रहे हैं क्या। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि मैंने अगर कोई डिवाइस लगाया है, या मैंने कोई सिस्टम को सेट किया है, या मैंने कोई प्रोसेस को डिफाइन किया है, तो क्या वो प्रोसेस फॉलो हो रही है क्या। जैसे मैं हल्दीराम में जाके अगर खड़ा हूं और मैं चेक कर रहा हूं बराबर मिठाई वाले ने वो बनाया, पेमेंट मैंने किसी और को दिया, गुड्स को डिलीवर कोई और कर रहा है, तो ये इंटरनल कंट्रोल हुआ। समझ रहे हैं आप बात को। तो मुझे चेक करना होता है कि इंटरनल कंट्रोल सही है क्या। तो क्या मैंने पिछले बार भी चेक किया था क्या, हाँ। इस बारी में भी क्या मैं चेक करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर मैंने, देखो यार, सिस्टम तो एक बार बना लिया आपने, एक बार चेक कर लिए, तो आपको दोबारा से डिटेल चेक करने की क्या जरूरत है। पुराने इंटरनल कंट्रोल अगर अभी भी चल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि वो बराबर से चल रहे हैं क्या, ज्यादा डिटेल में जाने की अब मेरे को गरज है क्या, नहीं बेटा, ठीक है। आइए सेकंड देखो, द मैनर इन विच ऑडिटर emphasizes engagement team members the need of maintaining a questioning mind। इसे क्या बोला जाता है क्वेश्चनिंग माइंड रखने को, प्रोफेशनल, बोलो ना, देखो ना लिखा है यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब ऑडिटर इज अ अन्ना हु ऑलवेज रिमेन, चलो आओ ध्यान दो। उसके बाद देखो क्या, एसर्टेन द एनटी ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म एंगेजमेंट। ये तो बहुत सिंपल है। सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम मेंबर्स इज सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। आप मुझे बताइए, अगर हाई रिस्क एरियाज है तो उसमें किसको भेजेंगे, बिगिनर को कि एक्सपीरियंस पर्सन को, एक्सपीरियंस को, तो चलो एक्सपीरियंस को उधर भेजेंगे। दूसरा देखो, क्या बजट एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम लगेगा हाई रिस्क एरियाज के अंदर, और जिसके अंदर लो रिस्क एरियाज है, ज्यादा मतलब डिफिकल्टी नहीं है उसके अंदर, तो क्या मैं बहुत समय दूंगा क्या, मतलब कर दिन भर ऑडिट इसी में, नहीं, मैं कहूंगा फटाफट देख और निपटा इस चीज को। लेकिन जहां पे हाई रिस्क एरियाज है, क्या मैं वहां पे डिटेल में चेक करूंगा। हाँ, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब आप बैंक ऑडिट के लिए जाते हो तो वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर 10 लाख के ऊपर का लोन अमाउंट इन्वॉल्व होता है, वो 100% ट्रांजैक्शन को आपको चेक करना होता है। 5 लाख से 10 लाख के वाले जो ट्रांजैक्शन है उसमें आप सैंपलिंग करके लगभग 50-60% चेक कर सकते हो, और 5 लाख के नीचे अगर कोई है तो आप 10-20% भी चेक कर लिए तो आपको समझ में आ जाता है गड़बड़ है या नहीं है करके, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्या हुआ, जो हाई रिस्क वाले एरियाज थे मैंने ज्यादा समय दिया, क्योंकि अगर आप सोच के देखो ना, 20 लाख का किसी ने लोन लिया है और उसमें अगर फ्रॉड पता चला तो कल चल के तो बहुत मुश्किल हो सकती है, तो वहां पे अपन ज्यादा समय देंगे। और जहां पे छोटा छोटा अमाउंट है तो वहां पे अपने को समय देने की आवश्यकता है क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो मटेरियल अमाउंट से क्या है बेटा, बहुत कम है, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बस इतना यहां पे कहा जा रहा है। समझ गए आप बात को, बोलो जल्दी से, अरे बोलो। आइए चलो, अपना कहां तक लिखे हुआ था आपका, बेनिफिट्स आपका हो गया था, उसके बाद प्रिलिमिनरी हो गया था आपका, पूरा हो गया था ना प्रिलिमिनरी तक। अब प्लानिंग एक्टिविटीज चालू होगा, मतलब आज जो पढ़ा है मैंने वही चालू हो रहा है ना। हाँ बोलो, क्या
छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में तो मुझे चेक करना है कि ओवरऑल लेवल पे उतना अफेक्ट हो रहा है क्या, है ना, ये भी तो देखूंगा। किसको? तो इसलिए तो बोला 10-20% को ही चेक करूंगा मैं। 10-20% में एक आइडिया तो आ जाएगा ना, सैम्पलिंग करूंगा तो। अगर गड़बड़ मिली तो फिर डिटेल में चेक करो। अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते वक्त आपको गड़बड़ अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते वक्त आपको गड़बड़ मिलती है तो आप फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हो, तब तक नहीं करते हो, ठीक है। चलो प्लानिंग एक्टिविटीज लिखो फटाफट जल्दी से। प्लानिंग एक्टिविटीज, प्लानिंग एक्टिविटीज लिखे। हाँ, प्लानिंग एक्टिविटीज टॉपिक डालना है बेटा, क्या क्या कर रहे हो उसमें डालिए। सबसे पहला एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी असिस्टेंस फॉर ऑडिटर, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी असिस्टेंस फॉर ऑडिटर, असिस्टेंस फॉर द ऑडिटर, असिस्टेंस फॉर द ऑडिटर। उसके अंदर डालो पहला पॉइंट, मतलब ऐसा फर्स्ट ऐसा पॉइंट करके लिखिएगा। सेट्स सेट्स स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, सेट्स स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन of audit and guides for development of plan, and guides for development of plan, development of plan. Second, process of establishing audit strategy, process of establishing audit strategy shall include following matters, shall include following matters, following matters. पहला पहला resources to deploy, resources to deploy, resources to deploy for specific audit areas, for specific audit areas, specific audit areas. second point लिखना उसमें, number of resources, number of resources to allocate, to allocate, number of resources to allocate to specific audit areas, to specific audit areas. तीसरा, when resources are to be deployed. चौथा, तीसरा, when resources are to be deployed. Fourth, how resources are managed, directed and supervised. How resources are managed, directed and supervised. Supervised, such as briefing and debriefing of meetings. Such managed, directed and supervised. अब नए हो क्या? आज फर्स्ट टाइम आए क्लास में? नहीं, कहाँ बैठते थे आप? मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड हो गया ना आपका। उसके बाद सच एज ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, सच एज ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, डीब्रीफिंग हो गया। उसके बाद देखो, फैक्टर्स टू बी टेकन into consideration by auditor for establishing audit strategy. As it is टॉपिक को कॉपी करेंगे। factors to be taken into consideration by auditor for establishing strategy. हो गया। पहला आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट
दैट डिफाइंस स्कोप, दैट डिफाइंस स्कोप। अब इसके अंदर ए पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ए पॉइंट लिखना। पहला, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंस स्कोप, दैट डिफाइंस स्कोप, लिखे ना, स्कोप फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर लिखना। इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश साउंड ऑडिट स्ट्रैटेजी, it helps to establish sound audit strategy, sound audit strategy। सेकेंड, ए पॉइंट का सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट सच एज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट सच एज। अब आप पॉइंटर्स डालना है, ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लिखना या स्टार मार्क डाल के लिखना। पहला स्टार मार्क या पहला पॉइंट, एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ। सेकेंड, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट। थर्ड, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। फोर्थ, audit evidence obtained from previous audit, audit evidence obtained from previous audit, previous audit। third point, industry specific reporting requirement। fourth point बोलूं मैं, expected audit नहीं, audit evidence obtained from previous audit। हो गए चारों पॉइंट लिख के। अब ये हो गया ए पॉइंट, अब बी पॉइंट लिखना अपना, मतलब सॉरी सेकेंड पॉइंट आएगा शायद आपका, है ना, मैंने 1 लिखवाया था ना आपको, हाँ 1 था, अब 2 लिखिएगा। हुआ सबका इतना लिख के, पक्का सबका हो गया। आइए चलो थोड़ा स्पीड में लिखो, कितना स्लो लिख रहे हैं आप, आपकी समझो आप बात को, आपकी स्पीड बढ़वाने में मदद करो, आपका पेपर नहीं छूटेगा, आप याद करोगे मेरे को हर पेपर में, हाँ स्पीड तेज हुई थी, है ना। आइए सेकेंड लिखो पूरा बाहर मेरे ऊपर ला दिया गया है, क्या करूं अब मैं। आइए चलो लिखो, ऐसा लिखो, लिखो एज सर्टेन, एज सर्टेन जल्दी से, एज सर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट, एज सर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट टू प्लान टाइमिंग ऑफ ऑडिट, टू प्लान टाइमिंग ऑफ ऑडिट and nature of communication required, and the nature of communication required। nature to plan the timing of audit and nature of communication required। हुआ क्या, देखो some of instances are, some of instances are, पहला पॉइंट टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, some of instances are, first point entities timetable for reporting, entities timetable of reporting। second point, organization of meeting, organization of meeting to discuss NTE of audit work, organization of meeting to discuss NTE of NTE of NTE of audit work। थर्ड पॉइंट, डिस्कशन विथ मैनेजमेंट, MGMT लिखना बेटा, डिस्कशन विथ मैनेजमेंट regarding reports, regarding reports। फोर्थ पॉइंट लिखना, discussion with management regarding expected communication, expected communication
और लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन अमोंग ईटी, कम्युनिकेशन अमोंग ईटी, कम्युनिकेशन अमोंग ईटी, ईटी मतलब एंगेजमेंट टीम, याद रखना है ना, मतलब वो याद रह जाएंगे आपको ऐसे। आओ फिर लिखेंगे, हाँ हाँ, कम्युनिकेशन अमोंग ईटी, ईटी एंगेजमेंट टीम, याद रहेगा ना, नहीं तो लिख लो एंगेजमेंट टीम। आओ, हाँ हाँ मैं करवाता हूँ ना, लिखवा के करवाता हूँ, ठीक है। आओ चलो, सी वाले पॉइंट चलो डालो, कंसिडर द फैक्टर्स, नहीं ऐसा देखो, फैक्टर्स, फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड, फैक्टर्स नेक्स्ट पॉइंटर है, फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर, that need to be considered significant, that need to be considered significant, significant, that need to be considered significant in directing engagement team's effort, in directing engagement team's effort, engagement team effort, engagement team's effort, हो गया ना। लिखो पहला पॉइंट, थोड़ा फास्ट लिखना भैया, मतलब थोड़ा, थोड़ा सा, आओ देखो, लिखो एफर्ट्स, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एफर्ट्स नीड, efforts need to be directed, efforts need to be directed towards the matters, towards the matters, towards the matters that are significant, that are significant. Second, preliminary identification of, preliminary identification of material class of transaction, preliminary identification of material class of transaction, account balances, class of transaction, account balances, and disclosure, and disclosure that help, that help auditor in establishing overall strategy, that help auditor in establishing overall strategy, overall strategy. हो गया तीसरा पॉइंट, मोर रिसोर्सेस, मोर रिसोर्सेस, more resources need to be devoted, more resources need to be devoted to significant matters, to significant matters to obtain desired outcomes, to obtain desired outcomes, desired outcomes. देखिए पहला पॉइंट, मतलब पॉइंटर्स आएंगे, सब पॉइंट्स आएंगे, फर्स्ट पॉइंट डालिए उसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन which may help, volume of transaction which may help, which may help to determine, nahi, to rely on IC, to rely on IC, to rely on internal control IC. Second, significant development in regulations, significant development in regulations, in regulations
in regulations and reporting requirement and reporting requirement. उसके बाद तीसरा, significant changes in financial reporting framework, in financial reporting framework and in AS and in AS. Fourth, other developments in legal environment. इतना स्लो बोला अब तो फोर्थ लिखो, शायद हो सकता है ज्यादा स्लो बोल दिया तो भी लिख के नहीं हो रहा, ऐसा होता है ना. लिखो फोर्थ लिखो फिर, अदर डेवलपमेंट्स इन लीगल एनवायरमेंट, अदर डेवलपमेंट्स इन लीगल एनवायरमेंट. न्यू पॉइंट डालिए जल्दी से. रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट. हो गया, एक सेकेंड, चलो रिजल्ट्स. चलो लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो. देखो अपने को फिर इसके बाद रिवाइज करना है और एक नया टॉपिक भी पढ़ना है, तो टाइम बहुत कम है. हाँ हाँ, ये तीन बस, इतने 4 पॉइंट ही लिखना है ना आपको. हाँ, डी पॉइंट आएगा अब बराबर. देखो, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. हाँ, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड knowledge and knowledge gained on other engagement performed by EP, by engagement partner. ठीक है, लिखो इसके अंदर सबसे पहला रिजल्ट्स ऑफ previous audit, results of previous audit in order to evaluate operating effectiveness of IC, in order to evaluate operating effectiveness of IC and operating effectiveness of IC and deficiencies in them, and obtain क्या, operating effectiveness of IC, internal control IC and deficiencies in them. हो गया. सेकेंड लिखो, emphasize on questioning mind of engagement team members, हो गया. अब बस आखिरी बचा है, फिर एक टॉपिक छोटा सा. चलो, ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ये हुआ. उसके बाद देखो, ascertain, फिर नेक्स्ट पॉइंटर्स है, ई पॉइंट है. ascertain the NTE of resources to perform engagement. ascertain the NTE, nature, timing and extent of resources to perform engagement. ascertain NTE, nature, timing and extent of resources to perform engagement. लिखो सबसे पहला, selection of engagement team and assignment of work. selection of engagement team and assignment of work. सेकेंड लिखेंगे अभी, experienced team member is assigned where higher RMM, is there. RMM मतलब risk of
मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेयर हायर आरएमएम इज देयर। सेकेंड लिखो, सही में थर्ड लिखो अब। हाँ हाँ, थर्ड लिखो, बोलू। engagement budgeting and devotion of more time, engagement budgeting and devotion of more time, devotion of more time to higher risk of material misstatement, to higher areas of risk of material misstatement। हो गया। मोर टाइम टू एरियाज ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा है, मोर टाइम टू एरियाज ऑफ हायर आरएमएम। ठीक है, चलो अब लिखो, क्या लिखेंगे अब आप रिवाइज करेंगे कौन सा, चैप्टर नंबर 1 को, है ना, भूल गए होंगे आप शायद। आओ चलो, क्या 7 मिनट है, नया टॉपिक भी नहीं करा सकता, तो रिवाइज कर लेते हैं कि नया टॉपिक पढ़ ले। देखने दो कितना बड़ा है। अरे सुनो ना, 15 मिनट का तो टॉपिक है, 7 मिनट अपने पास है, 7 मिनट और। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मेरे को क्या कहना है, ये 3:40 बड़ा अजीब सा हो रहा है, तो इसको 4 ही करवाने लगा देते हैं। नहीं, कहा जा रहा है, बैठ जा भाई, बचा। तो यहाँ क्यों आके बता, अच्छा वहां पानी देने के लिए वहां से आया, बाप रे बाप, बेटा उसके दोस्ते पे कभी शक मत करना है इसके बाद। चलो ध्यान दो, मैं बोले इतना क्यों ये हो गया है कि उठ के आ रहा है मेरे पास बताने। चलो सुनो ना, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान भी रिलेशनशिप में, लेकिन तुम देखो, है ना, आओ देखो, बात करेंगे ऑडिट प्लान और ऑडिट, सुनिए ना, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, सबसे पहले क्या बनती है, स्ट्रैटेजी की प्लान, उसके बाद क्या बनता है, वो तो ऑब्वियस है, मतलब पहले स्ट्रैटेजी हो गया तो, लेकिन क्या प्लान ज्यादा अच्छे से बनेगा क्या जब स्ट्रैटेजी बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्ट्रैटेजी, ऑडिट स्ट्रैटेजी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन देती है किसको, ऑडिट प्लान को। बोलो किसको देती है, ऑडिट प्लान को। ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल होगा कि स्ट्रैटेजी ज्यादा डिटेल होंगी, प्लान। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रैटेजी तो एक मैक्रो लेवल होता है, लेकिन प्लान एक माइक्रो लेवल पे बनता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है किसके अंदर, ऑडिट प्लान के अंतर्गत, कि कौन ऑडिट करेगा, कब ऑडिट करेगा, कैसे ऑडिट करेगा, क्या क्या चेक करेगा, सब चीजें होंगी। और ऑडिट स्ट्रैटेजी मतलब बस अचीव कर लो, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लो, वो होता है ऑडिट स्ट्रैटेजी। मुझे आप एक बात बताइए, अब खुद एक बात बताइए, क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी अब बार बार चेंज करता है क्या कोई, नहीं, वो स्टैटिक होता है। लेकिन ऑडिट प्लान क्या स्टैटिक होता है क्या, एक बार बना लिया एंड फॉलो कर रहे हो उसको, ऐसा होता है क्या, नहीं। ऑडिट प्लान समय के साथ साथ क्या बदलता रहता है क्या, डेफिनेटली। हमने बोला था ऑडिट प्लानिंग इज अ कैसा प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या डिस्क्रीट है क्या, वो रुक सा जाता है क्या, नहीं रुकता है। फिर मुझे एक बात बताइए, एक बार आपने, सुनो ना बात को, एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना लिया, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, ऑडिटर ने अपने रिसोर्सेस को कैसे सेट करना है वो देखना है। और वो जो रिसोर्सेस को जहां पे भी और जिस भी समय वो सेट करेगा, वो ऑडिट प्लान का पार्ट बनता है क्या, डेफिनेटली ऑडिट प्लान का पार्ट बनता है। देखो अपन ने पूरा पढ़ लिया इसको, देखिए कैसे, आ जाओ सुनो। ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स क्या, overall approach of the audit where audit plan addresses the various matters identified in overall strategy। देखिए कैसा, audit strategy set scope, timing and direction of audit, और audit plan describe कि कैसे आप वो strategy को implement करोगे, मतलब छोटे छोटे steps। आपको बोथ ग्रुप पास करना है, पहले ग्रुप 1 की क्लासेस, ग्रुप 2 की क्लासेस, टेस्ट सीरीज 4-5 बार रिवीजन और पास, है ना, समझ रहे। तो ये क्या हुआ, मतलब ये प्लान हुआ जो मैंने डिफाइन किया। आइए ध्यान दो, द प्लान इज मोर डिटेल, क्या बोला, बोलो
more detail than overall audit strategy that includes the NTE of audit procedure to be performed by engagement team. मतलब प्लान के अंदर बताते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है करके, समझ रहे? ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होता है ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग करना जिससे क्या मिले? ऑडिट एविडेंस। क्या मिले? बोलो ना। ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर आप कंक्लूजन पर पहुंचते हो और कंक्लूजन की मदद से आप क्या बनाते हो? ओपिनियन बनाते हो, बराबर है ना? उसके बाद देखिए फिर प्लानिंग फॉर द ऑडिट प्रोसीजर टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट एज ऑडिट प्लान इज अ एंगेजमेंट डेवलप्स। तो अपन ने बोला था प्लानिंग इज अ कैसा? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? बोलो, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो, वंस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हैज बीन एस्टैब्लिश, ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड टू एड्रेस वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो पहले क्या बनाते हो? स्ट्रेटेजी को, बाद में क्या बनता है? प्लान, और उसके हिसाब से आप चीजों को ऐड करते हो। क्या? ऑब्वियस सी बात है। इससे अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। क्या ऑब्जेक्टिव है? बोलो, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। इफेक्टिव और एफिशिएंट होना है अपने को, ठीक है? उसके बाद देखो, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरीली डिस्क्रीट या सीक्वेंशियल प्रोसेस, बट दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड सिंस चेंजेस in one may result in consequential changes in another। आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी बोथ ग्रुप पास होना है, आप सिर्फ ग्रुप 1 की क्लासेस कर रहे हैं, ग्रुप 2 में देखेंगे, टाइम पास करके आएंगे, मुझे बताइए पास हो सकते हैं? नहीं। तो इसमें चेंज हुआ तो क्या ये बदलना है क्या? हाँ सर। और इसी को बदल डाला तो ये तो ऑटोमेटिकली बदलने वाला है। आप बोल रहे कि नहीं अब सीए करना है, एमबीए करूंगा बोले, तो ऐसे केस में क्या फिर भी बोलोगे नहीं ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो देना ही पड़ता है एमबीए के लिए? नहीं ना। तो इनका कहना है एक में चेंज हुआ तो दूसरा भी बदलता है क्या? हाँ। और दूसरे में चेंज हुआ तो क्या पहला वाला भी बदलता है क्या? हाँ। मतलब दे आर इंटर रिलेटेड नॉट इंटर, समझ रहे बात को? वो क्या है बोलिए सभी लोग? इंटर रिलेटेड है ना। आ जाओ, कहा गया कहा गया कहा गया। हाँ चलिए, इसको है ना एमसीक्यू के लिए मार्क करके रखो, ये एमसीक्यू में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं, मतलब पूरा टॉपिक एमसीक्यू वाला है ये। मुझे बताइए ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान को बनाने कौन वाला है? मैनेजमेंट बना के देंगे क्या आपको? नहीं। कौन बनाएगा? ऑडिटर बनाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्टिवनेस किसको अचीव करना है? ऑडिटर को। तो देखो, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डेवलपिंग प्लान। हाउएवर एज डिस्कस अर्लियर, ऑडिटर में डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग किसके साथ? विद एंटिटी मैनेजमेंट। याद है ऊपर अपन ने देखे थे है ना कि कौन से एफआरएफ है, क्या क्या सब चीजें, उसके रिलेटेड वो बातचीत कर सकता है। बस आज के लिए बस इतना ही कराएंगे, ठीक है? चलिए, इसको लिखवाना है आपको? अरे पर वो ठीक है, कल कर लेंगे और क्या। अब चलो, पुरानी बैच कहाँ गई पता नहीं यार, हर बात मान लेती थी। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।